नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव से पहले मिशन साउथ पर जुट गए हैं। इसी क्रम में पीएम मोदी शुक्रवार यानी कि 19 जनवरी को तमिलनाडु का दौरा करेंगे। पीएम मोदी के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 4 दिन में दक्षिण के तीसरे राज्य की यात्रा होगी और इससे पहले पीएम मोदी 16 से 17 जनवरी को आंध्र प्रदेश और केरल के दौरे पर पहुंचे थे। नए साल की शुरुआत में ही पीएम मोदी का लगातार दक्षिण राज्यों का दौरा बीजेपी के मिशन साउथ का हिस्सा बताया जा रहा है। रिपोर्ट देखें। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 400 सीटों का लक्ष्य रखा है। बीजेपी को इस लक्ष्य को पाने के लिए उत्तर के साथ साथ दक्षिण का किला भी भेदने की जरूरत है। ये वही राज्य है जहां बीजेपी का प्रदर्शन अब तक अच्छा नहीं रहा है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने साल की शुरुआत से ही दक्षिण के राज्यों का रुख कर रखा है। यहाँ न सिर्फ उन्होंने तमाम योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, बल्कि प्रमुख मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना भी की। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को इन 134 में से 31 सीटें मिली थी। कांग्रेस ने 65 जबकि अन्य ने 36 सीटों पर जीत हासिल की थी। आपको बता दें कि पीएम मोदी साल की शुरुआत में 2 जनवरी को तमिलनाडु दौरे पर गए थे, जबकि 3 जनवरी को वे लक्षद्वीप और केरल में थे। वहीं 16 जनवरी को आंध्र प्रदेश और 17 जनवरी को केरल दौरे पर पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने त्रिशूर में गुरुवायूर मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मंदिर में भगवान कृष्ण की पूजा होती है। इसके बाद प्रधानमंत्री दक्षिण भारत के पारंपरिक कपड़े पहनकर त्रिशूर में ही त्रिप्रयार के रामास्वामी मंदिर पहुँचे और पूजा अर्चना की। पूजा पाठ के बाद पीएम मोदी ने 4000 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ किया और फिर रैली को संबोधित करते हुए अयोध्या के राम मंदिर और केरल के कनेक्शन का जिक्र किया। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा, अयोध्या में मंदिर बन रहा है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से ठीक पहले त्रिप्रयार श्री रामास्वामी मंदिर में पूजा करने का सौभाग्य मिला है। रामास्वामी मंदिर में भगवान राम की 6 फीट ऊंची मूर्ति है। खास बात ये है कि यहाँ भगवान राम चतुर्भुज रूप में दिखते हैं। खास बात ये भी रही कि केरल के कोच्चि में कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी के मंच पर लगे पोस्टर में भगवान राम की तस्वीर थी और नेताओं ने उन्हें धनुष बाण दिया। इससे पहले पीएम मोदी ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश के लोपाक्षी में वीरभद्र स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया था। इस दौरान पीएम मोदी ने तेलुगु के रंगनाथ रामायण के छंद सुने और आंध्र प्रदेश की पारंपरिक छाया कठपुतली कला, जिसे शोलू बोममालाता के नाम से भी जाना जाता है, के माध्यम से प्रस्तुत जटायु की कहानी देखी। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा, उन सभी लोगों के लिए जो प्रभु श्री राम के भक्त हैं, लेपाक्षी का बहुत महत्व है। आज मुझे वीरभद्र मंदिर में प्रार्थना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैंने प्रार्थना की और भारत के लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छुएं। लेपाक्षी के वीरभद्र मंदिर में रंगनाथ रामायण सुनी और रामायण पर कठपुतली शो भी देखा। अब पीएम मोदी कल यानी शुक्रवार को चेन्नई पहुंचेंगे। यहां प्रधानमंत्री तमिलनाडु के प्रमुख मंदिरों के दर्शन और पूजा करेंगे। इसके बाद वो रामेश्वरम भी जाएंगे। पीएम मोदी शनिवार सुबह श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर तिरुचिरापल्ली में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वे रामेश्वरम के श्री अरुलमिगु रामानाथ स्वामी मंदिर में स्मरण और दर्शन करेंगे और दोपहर 3:30 बजे विभिन्न भाषाओं में रमन पथ में हिस्सा लेंगे।
पीएम मोदी शनिवार को श्री रामकृष्ण मठ में रुकेंगे। 21 जनवरी सुबह 9:30 बजे अरिचल मुनई में दर्शन और पूजा करेंगे और सुबह 10:30 बजे कोतांडरम स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। दरअसल बीजेपी ने मिशन 400 को पूरा करने के लिए उत्तर के साथ साथ दक्षिण में भी काम शुरू कर दिया है। पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले के बाद एक एक कर दक्षिण राज्यों का दौरा कर रहे हैं। दक्षिण में कर्नाटक को छोड़ दें तो किसी भी राज्य में बीजेपी मजबूत स्थिति में नहीं है। ऐसे में पीएम मोदी विकास योजनाओं के जरिए इन राज्यों में स्थिति को मजबूत करने में तो जुटे ही हैं, साथ ही साथ हिंदुत्व का कार्ड भी एजेंडे में रखा है। इन राज्यों की सियासत को अगर प्रधानमंत्री साध लेते हैं तो फिर 400 का आंकड़ा आसान हो जाएगा। दक्षिण का किला मजबूत करने के लिए बीजेपी मजबूत साथियों की भी तलाश कर रही है। सियासी गलियारों में साल भर से इस बात की भी चर्चा है कि दक्षिण में विजय पताका फहराने के लिए मोदी तमिलनाडु की किसी सीट से चुनाव भी लड़ सकते हैं। हालांकि इस बात का अभी कयास ही लगाया जा रहा है, लेकिन इतना तय है कि प्रधानमंत्री के एजेंडे में दक्षिण भारत फिलहाल सबसे ऊपर है। अब इसे संयोग कहिए या प्रयोग, अयोध्या में भगवान राम की जो नई मूर्ति स्थापित हो रही है उसके मूर्तिकार अरुण योगीराज हैं, जो कर्नाटक के रहने वाले हैं। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले मोदी भगवान राम से दक्षिण भारत के रिश्तों को उभार रहे हैं। ये भी उल्लेखनीय है कि 90 के दशक में मंदिर आंदोलन के दौरान दक्षिण भारत की बड़ी भूमिका रही है। हालांकि ये बात अलग है कि आंदोलन के दौरान दक्षिण भारत की सियासत में राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया, लेकिन अब जब मंदिर बनकर तैयार हो रहा है तो अतीत के पन्नों को पलटा जा रहा है। अब इसी रिश्ते को अयोध्या से जोड़कर उभारने की कोशिश हो रही है। ये कोशिश कितनी कामयाब होती है ये आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो लोकतंत्र में दरअसल बात होगी दक्षिण की। क्या दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी कमल खिला पाएगी, और ये कितना चुनौतीपूर्ण है, कितना मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर दौरे कर रहे हैं। दक्षिण को साधने की हर कवायद की जा रही है, लेकिन ये कवायद कितनी कामयाब होगी, इसी पे हम डिबेट करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। अश्वनी शाही जी इस वक्त हमारे साथ है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। अश्वनी जी बहुत स्वागत है आपका। प्रखर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। प्रखर जी आपका बहुत स्वागत है। NK शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, संयुक्त सचिव है ऑल इंडिया किसान संगठन CPM के। बहुत स्वागत है सर आपका। और कुमार श्रीकांत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। कुमार श्रीकांत जी आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत NK शुक्ला साहब आपके साथ ही करते हैं, क्योंकि देखिए अब तो दक्षिण साधने की जुगत में भारतीय जनता पार्टी लग गई है। तो ऐसे में लगता है कि दिक्कतें आप लोगों के लिए बढ़ सकती है, चुनौतियां बढ़ सकती हैं। नहीं, हम लोगों की दिक्कतें क्या बढ़ सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में कोशिश कर रही है, हर पार्टी को अधिकार है कोशिश करना, लेकिन कहाँ उनका होगा। कर्नाटक में था तो अभी राज्य सरकार तो चली गई है, वहाँ कोशिश कर रहे हैं। तमिलनाडु में जो उनका कॉम्बिनेशन है इस बार AIDMK से, उसकी स्थिति अच्छी है ही नहीं कि वहाँ से कुछ मिलने वाला है। केरल में कोई उम्मीद है नहीं। आंध्रा में पिछले बार जब नहीं मिला, इस बार क्या मिलेगा। तेलंगाना में लड़ाई लड़े हैं, 1-2 मिल जाए तो बड़ी बात है। तो मुझे तो नहीं दिखाई देता है कि दक्षिण में दरवाजा अभी इनका खुलने वाला है, क्योंकि सारी बातें धार्मिक नारे से और राम नाम से नहीं होता है। रोटी के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में, नई संस्थाओं को खड़ा करने में इसकी बात तो हो नहीं रही है। तो सिर्फ मंदिर, राम नाम, इसी पर आज के जमाने में सब कुछ चल जाएगा, हमें ऐसा लगता नहीं है जी। आखिर में रोटी और बाजार की स्थिति जो है वो आदमी को सही जगह पर ला देता है। कोशिश
इनकी है कि लोग रोटी को भूल जाएं, महंगाई को भूल जाएं, बेरोजगारी को भूल जाएं, सिर्फ मंदिर और राम को याद रखें। सारे इनके जो वादे थे वो वादे जो पूरे नहीं हुए उसको लोग भूल जाएं और सिर्फ इसी नाम पर इनको वोट दे। इनकी कोशिश है, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है कि जनता कामयाब होने देगी। बहुत लोगों को आप बेवकूफ कुछ दिनों के लिए बना सकते हैं, लेकिन सभी लोगों को सब दिन तक बेवकूफ नहीं बना सकते। धन्यवाद। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ शुक्ला जी। सीधे रुक कर लेती हूँ मैं अश्विनी जी का। अश्विनी जी, आपने सुन लिया कि देखिए भले ही आपने उत्तर साध लिया हो राम के सहारे, लेकिन दक्षिण साधना आसान नहीं है। कह रहे हैं यहाँ पे जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी का कमल नहीं खिलाएगी और राम के सहारे दक्षिण नहीं साधा जा सकता है। बात मुद्दे की करनी होगी। जरूर। उत्तर और दक्षिण सब जो है हिंदुस्तान का अंग है। 140 करोड़ जनता की बात देश का प्रधानमंत्री करता है हमेशा। हम कभी न उत्तर में बांटते हैं न दक्षिण में बांटते हैं। ये पूरा हिंदुस्तान जो है एक परिवार है। तो अब हिंदुस्तान में अब ये लोग दक्षिण की बात कर रहे हैं। शुक्ला जी ने कहा कि ये बात, शुक्ला जी को थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि देखिए बेरोजगारी की जो दर है अभी आपके सामने 3.2 की है, महिलाओं की 2.9 की आई है। नीति आयोग ने अभी देखा 25 करोड़ लोग जो है किस तरीके से गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, ये भी आंकड़े हैं। हर चीज की बात होती है। और रही मैं कर्नाटक को छोड़ के बात करता हूं, हमारी सरकार वहां रही थी। तमिलनाडु में हम 2014 में एक सीट एमपी की जीते भी थे। अभी हमारे पास वहां पर 22 नगर निगम है, 56 नगर पालिका की सीटें हैं और 230 नगर पंचायत की सीटें हैं और 4 विधायक हमारे हैं वहां। तो ऐसा नहीं है कि हम अछूते हैं। हम धीरे धीरे अपना काम कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि वहां की जनता में पैठ बनाने में हम पीछे रह गए हैं। तेलंगाना में हमारी स्थिति है। आज तमिलनाडु में हम दूसरे नंबर की पार्टी है। AIADMK जो है हमसे अलग हटने के बाद अपने आप को तीसरे नंबर पे मानता है, क्योंकि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस तरीके का वहां पर मेहनत किया है। हमारे कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह भरा है कि आज हम दूसरे नंबर की पार्टी। तो धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती हैं और वहां के लिए हम रोजगार की भी बात करते हैं। क्यों हम अगर मकान दे रहे हैं तो केरल में भी दे रहे हैं और बिहार में भी दे रहे हैं। हम अगर शौचालय दिए हैं तो हमने जो है उधर आंध्रा में भी दिया है और सिक्किम में भी दिया है। तो हमने कोई किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। हमने सबको एक साथ, एक समान, एक विचार से करके किया है। और रही बात माननीय प्रधानमंत्री जी की साउथ में जाने की, तो उनका देखिए विकास की भी यात्रा हो रही है। अभी देखिए एक IRS छात्रों की ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूट वहां पर जो है उसका वो हो रहा है, उसके लिए भी गए थे। और भी बहुत सी विकास की यात्राएं हो रही हैं। और 11 दिन का जो अनुष्ठान है उसमें भी कोई आज तक देश में कोई ऐसा मुखिया मिला था कि जो 11 दिन अनुष्ठान के लिए दरी पर सोना, व्रत रहना, इस तरीके का कार्यक्रम और देश का भी काम कर रहा है। नहीं, वही बात तो कहा जा रहा है ना कि सर राम के सहारे क्या दक्षिण साध लेंगे। उत्तर तो आप भले ही साध लें, हिंदी भाषी राज्य जो हैं वो भले ही साध ले, लेकिन दक्षिण साधना एक टेढ़ी खीर यहाँ पर साबित हो सकता है, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड जो आपका रहा है सर वो ये बताता है। सुन लीजिए ना सर, सुन लीजिए ना, 6 राज्य है दक्षिण में, लेकिन 130 सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें से 2019 में 29 सीटें आप लोगों ने जीती थी और 1% वोट आपको मिला था। ये 1% वोट बताता है कि दक्षिण में आपकी अहमियत कितनी है सर। तो आंध्र प्रदेश में 29 सीटें देखिए। मैंने कहा ना कि हम आंध्र प्रदेश में कर रहे हैं 29 सीटें। आपने 130 में कहा, परसेंटेज निकाल लीजिए, अपने आप पता चल जाएगा कितने। कर्नाटक में 25 है सर, तेलंगाना में 4 है। दक्षिण की बात आप कर रही हैं। हाँ, दक्षिण की बात ही कर लीजिए ना। और कहाँ पे सीटें आपकी बता दीजिए मुझे, और कहाँ पे आपकी क्या तैयारी इसको लेके भी बता दीजिए। दक्षिण की बात कर रहे हैं ना, दक्षिण की बात ही करिए सर। सरकार किसकी है देश में सरकार किसकी है? हमारा उत्तर का भी उतना हाथ है जितना दक्षिण का हाथ है। हम 30-29 सीटें जीते हैं, तो उसमें हमारा अगर 24 सीट कर्नाटक की है, चाहे 25 जो भी उधर की है, हम दक्षिण से भी सीटें पाए हैं। हमने कहा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में बीजेपी के पास एक भी लोकसभा सीट नहीं है।
अरे आप कहिए ना, हम बता रहे हैं, हम गिनवा रहे हैं। बताइए सर, बिहार कौन में सी सीट है कांग्रेस आपके की पास? कितनी सीटें हैं? बताइए। यूपी में कांग्रेस की कितनी सीटें हैं, जरा बता दीजिए। नहीं नहीं, आप मुझे, अब दक्षिण की बात हो रही है तो दक्षिण पे ही आइए ना सर। नहीं, मैं पूरे दक्षिण की मैं बात कर रहा हूँ। हमको 29 सीट मिली, आप ही ने कहा, मैं दक्षिण हाँ की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो दक्षिण की बात करिए ना। तो 29 दक्षिण सीट की मिली बात हमको। कर रही हूँ सर। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल अरे दक्षिण में नहीं आता अब क्या? राज्य आप बोलने लगी, मैंने बिहार और यूपी पूछा तो आप वहाँ राज्य नहीं, कर रही हिंदी हैं। भाषी आप छोड़ तो दीजिए ना, कर जिस पे डिबेट है उस पे आइए ना सर। नहीं, मैं आप बात अब यूपी दक्षिण पर की डिबेट है। करूंगी, आप आप यूपी अगर पहुंच दक्षिण की- जाएंगे। आप मैं दक्षिण की दक्षिण की करूंगी, बात आप बिहार पहुंच जाएंगे। नहीं जाना ना वहाँ पर। नहीं, मैं नहीं पहुंच रहा हूँ, आप पहुंचा रही हैं। ठीक आपने है। दक्षिण की बात की, मैंने 29 सीट कहा। मैंने पूछा कि अगर आप इधर के राज्य की बात करेंगी तो बताइए ना, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कितनी सीट है, बिहार में कितनी सीट है? उत्तर और दक्षिण मत करिए। कांग्रेस पे क्यों चले जाते हैं सर? बिहार, अभी मैं क्यों ना जाऊं? आप हमारे- बीजेपी की बात सबसे करिए ना। पुरानी पार्टी है, सबसे जो है विपक्ष में, लोकसभा में विपक्ष का नेता उन्हीं का है ना, हमारी अनुकंपा से। तो वो तो है ही है। ये देखिए, आप इसको मत बांटिए कि आंध्रा केरला उसमें मत बांटिए। आप बताइए कि हमारी 29 सीट है कि नहीं साउथ में, बस। मैं तो बता ही रही हूँ आपको, 29 सीट है, जिसमें 25 आपकी कर्नाटक में है अरे और तो 4 अब- आपकी अब- तेलंगाना अब में है। संधि अब आप बोलेंगे देखिए, नहीं नहीं, ये राज्यों में कैटेगराइज मत करिए। क्यों नहीं किया जाए संधि सर? विच्छेद क्यों नहीं करेंगे, बताया जाए संधि कि विच्छेद तमिलनाडु, करेंगे, आंध्र तो प्रदेश, गड़बड़ केरल में जाएगा। आपकी एक भी सीट नहीं है? क्यों अरे नहीं हमारी बताया? नहीं है। आंकड़े हैं ना, झुटला हम तो सकते हैं कहे क्या? हैं ना, हम तो वही पूछ रहे हैं कि आप बताइए ना, नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस को कितनी सीट? फिर वही बात, आप कांग्रेस को छोड़ दीजिए ना सर। कांग्रेस को क्यों रिप्रेजेंट छोड़ दें? करने के लिए प्रखर सिंह है ना हमारे थोड़े साथ। ना तुलनात्मक अध्ययन होगा। अगर नहीं तो हम राजनीतिक कांग्रेस दल तो हैं विपक्ष के नेता लायक भी उनके पास सीटें नहीं है, तो फिर आप क्या करिएगा? अरे तो हम सरकार में हैं, तो फिर आप सरकार चर्चा में है क्यों ना, कर रही तो हैं आप? जवाब देगी हम आपकी, सरकार बताइए। में हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे, वोट परसेंट हमारा बढ़ेगा। हम मेहनत कर रहे हैं, हम लोग कहा नहीं है, हमारा चारों तरफ है। 1% आपने कहा ना, 1% है ना। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 2% तो हाँ प्रखर भाई हैं, 2%। अब बताइए जरा, हिंदी भाषी जहां पर उनका जड़ था, प्रयागराज, नेहरू जी का खानदान, नेहरू जी का आनंद भवन, भाई नेहरू जी के ऑब्सेशन पे स्थिति जो है आप देखिए ना, तो दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी पहुंच रही है। चिंता की कोई बात नहीं। जब नेहरू जी, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी लड़ते थे, तब आप लोग अंग्रेजों के साथ खड़े होते थे। तो ये सब मत बताइए। नेहरू जी भाई भाजपा ठीक कहा, प्रखर जी भाजपा ठीक कहा। अरे भाई भाजपा अभी सुन लिया आपका भाजपा। मैं बोलता और आपकी कांग्रेस कौन सी है? नेहरू जी वाली है, नेहरू जी वाली है या 1969 में आपको हराते हुए आए हैं? भाई आप बीच में साउटिंग मैच कराएंगी क्या नेहा जी? साउटिंग मैच, और कौन सी है नेहा जी साउटिंग मैच? अरे साउटिंग मैच, चलिए ठीक है, डन। आपकी मौन स्वीकृति, मौन आपका स्वीकृति है। मैं कह रहा हूँ कि 1969 में इंदिरा गांधी जी को जब निकाल दिया गया था कांग्रेस से, वो वाली कांग्रेस है प्रखर भाई आपकी या गांधी जी वाली कांग्रेस है? ये जरा तय कर लीजिए। ये निकाली हुई कांग्रेस की है, तो वो कांग्रेस कह रहे थे कौन सी लड़ाई लड़े? आप अपने गांधी, अपने मालिकों के खानदान की एक आदमी बता दीजिए जिसको फांसी हुई हो आजादी की लड़ाई में। एक आदमी का नाम बताइए जो फांसी हुई हो आपके मालिकों के खानदान में। एक आदमी का नाम बताइए जो आजादी की लड़ाई की बात कर रहे हैं आप। एक आदमी का नाम बताइए ना भाई। अरे जहांगीर खानदान के लोगों का चश्मो चिराग जो है, इनमें बताइए ना कि कोई है? जहांगीर खान के वंशज आज शुद्ध हिंदू कहते घूमते हैं, बताइए कौन? ठीक है, कुमार श्रीकांत जी का रुख करते हैं। ठीक है सर, लौटते हैं ना, लौटते हैं, रुक जाइए। ठीक है सर, ठीक है अश्विनी जी, प्रखर जी, चैलेंज है, चैलेंज। ठीक है। एक आदमी का नाम बताइए। कुमार श्रीकांत जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने की, नहीं ऐसे नहीं ना, ऐसे नहीं। प्रखर जी, मैं लौट रही हूँ, आ रही हूँ। मैं बोलने तो मैं भी नहीं दूंगा। नहीं ऐसे नहीं। अरे सर मुझे तो बोलने दीजिए ना। नहीं, बीच में ये सवाल तो मेरा पूछने का काम है, मैं तो बोलूंगी ना। नहीं ठीक है। कुमार श्रीकांत जी से अब ऐसे नहीं, अपने वक्त में सब बोलेंगे ना सर, अपने वक्त में सब बोलेंगे। हैंड रेज करिए, मौका दूंगी बोलने का, अपनी बात रखिएगा। कुमार श्रीकांत जी, सर भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिण इतना आसान है क्या जितना नजर आ रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए दक्षिण आसान नहीं है। और क्योंकि दक्षिण में आप देखिए हिंदी भाषी क्षेत्रों में राजनीति धर्म का हिस्सा है और राजनीति पे धर्म बहुत बड़े पैमाने पर हावी है। लेकिन दक्षिण में मुझे लगता है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों से ज्यादा धर्म व्यक्तिगत मामला है वहाँ, लेकिन वो धर्म राजनीति पर नहीं आ पाया है। लेकिन बीजेपी लगातार इस
कोशिश में है कि ये टर्निंग पॉइंट हो जाए रिलीजन को लेकर, जो पॉलिटिक्स में समाहित हो जाए। और मुझे लगता है बीजेपी लगातार 8-9 सालों से इस काम में लगी हुई है, और अगर बीजेपी इसमें सक्सेस उसको मिलता है, और कहीं ना कहीं, और मुझे लगता है कि अगर आप देखिए, पहले धार्मिक धर्म ही राजनीति की दशा और दिशा तय करता था, और अगर ऐसा होता भी है, क्योंकि देखिए हर एक देश में धर्म को लेकर राजनीति, और राजनीति का भविष्य धर्म तय करता है। तो अगर बीजेपी साउथ के तमाम उन राज्यों में धर्म आधारित राजनीति करती है, राम और भगवान को लेकर तमाम तरह की चीजें करती है, और अगर उसे सक्सेस मिलती है, देखिए दक्षिण के 2 द्वार जो बीजेपी ने न केवल खटखटाए बल्कि मुझे लगता है खोले हैं। कर्नाटका में आप देखिए, बीजेपी आप कांग्रेस के बाद एक सबसे बड़ी पार्टी है, लगातार सत्ता में रही है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच हर 5 साल बाद सत्ता का आदान प्रदान होता है। तेलंगाना जो दूसरी एक सबसे बड़ा राज्य है बीजेपी के लिए, आपने देखा किस तरीके से बीजेपी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन रही है, बीआरएस को साइडलाइन करने वाली। और मुझे लगता है कि इस बार ये जो मौन सहमति बीआरएस और बीजेपी के कारण जो बनी, उसके कारण कांग्रेस वहां एज लेकर गई। अगर बीजेपी एन वक्त पर अपना प्रदेश का अध्यक्ष नहीं बदलती, और बांदी संजय कुमार के साथ ये कुछ नहीं होता, मुझे लगता है कि बीजेपी तेलंगाना में बहुत बेहतर प्रदर्शन करते, जिस तरीके से वोट प्रतिशत बदल रहा है। दूसरी चीज आप सोचिए, जिस तरीके से बीजेपी तमिलनाडु में अपने हाथ पैर पसार रही है, जिस तरीके से एक पुराना आईएएस काडर का अधिकारी पूरे तमिलनाडु में गठबंधन को तोड़कर अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, और उसको फ्री हैंड अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों ने दिया है। वो व्यक्ति यात्रा कर रहा है, और यात्रा के दौरान वो गली गली घूम रहा है, और एक तरीके से आप देखिए उसको समर्थन मिल रहा है। और उसको समर्थन करने वाले कौन लोग हैं? वो युवा हैं, गरीब महिलाएं हैं, पुरुष हैं। और इस समर्थन में मैंने एक नई चीज देखी, क्योंकि मैं लगातार साउथ की खबरों के लिए मैं उस पर अपडेट रहता हूं, क्योंकि एक मैगजीन है, उसके लिए आर्टिकल्स भी लिखने पड़ते हैं। जी। मैंने देखा कि वहाँ जैसे कि हिंदी भाषी क्षेत्र में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको लोग मिलते हैं, देखते हैं, लेकिन साउथ में मैंने देखा कि उस व्यक्ति को, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को, लोग पैसा दे रहे थे। 100 रुपए, 150 रुपए मैंने देखा। 70 रुपए एक महिला लेकर आई, जिसके हाथ मुट्ठी में बंद था, वो उसे दे रही है, और वो उनसे उनकी समस्याओं का एक तरीके से नोट कर रहा है कि उनकी दिक्कत क्या है। तो देखिए साउथ में जो व्यक्ति भी जन चेतना से जुड़ेगा और सीधे चलेगा, और मुझे लगता है गांव गांव घूमेगा, उसको फायदा मिलेगा। और क्या बीजेपी का अधिकार नहीं है राजनीतिक तौर पर साउथ में पैर जमाने का? कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जा रहे हैं तमिलनाडु के किसी लोकसभा सीट से लड़ने के लिए। वो ज्यादातर कन्याकुमारी मुझे लग रही है, क्योंकि 2014 में बीजेपी वहां जीत चुकी है। मैं कह रहा हूं, 2 बार अमित शाह कह चुके हैं, क्या प्रधानमंत्री साउथ से नहीं होना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री को साउथ से नहीं लड़ना चाहिए? और जो देखिए आप जिस तरीके से ये बातें चल रही हैं कि नरेंद्र मोदी तमिलनाडु से लड़ सकते हैं, मुझे लगता है इसमें गलत क्या है? और बीजेपी ठीक है, नहीं, लेकिन सवाल ये है ना कि राम के सहारे क्या दक्षिण को साध पाएगी भारतीय जनता पार्टी? और क्योंकि कर्नाटक का आपने जिक्र किया सर, तो कर्नाटक में भी हनुमान का सहारा लिया था, लेकिन औंधे मुंह गिरना पड़ा वहां पर। अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्या अब राम के सहारे भारतीय जनता पार्टी की दक्षिण की नैया पार होगी? मैं पूछूंगी, सीधे रुक कर लेते हैं हमारे और गेस्ट का, क्योंकि यहाँ पर सवाल इस बात को लेकर है कि देखिए दक्षिण साधना भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना जरूरी है और कितना चुनौतीपूर्ण है। एनके शुक्ला साहब, क्योंकि देखिए जिस बात का जिक्र अभी कुमार श्रीकांत जी कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण से भी चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसे में क्या लगता है आपको कि अगर दक्षिण से चुनाव लड़ेंगे तो काफी हद तक दक्षिण पे असर पड़ेगा, दक्षिण और उसके आसपास के राज्यों में या फिर सीटों पर? हमें तो ऐसा नहीं लगता। ऐसे उनको अधिकार है लड़ने का, जहां भी चाहे लड़े, लेकिन हमें नहीं लगता कि उसका कोई बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। दक्षिण में जो आज तक वातावरण रहा है, राजनीतिक विचारधारा रहा है, आम लोगों की समझदारी रही है, उसमें जल्दी ये
राम और धर्म से परिवर्तन नहीं होगा। जब तक कि कोई ठोस काम न करे लोग आम जनता के लिए, गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, तब तक कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। हमें मालूम है केरल में बहुत कोशिश किया था, कभी इनके एक विधायक हुए थे, लेकिन ये अभी मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है जी। ये अब हमें तो नहीं पक्का पता कि कहां से नरेंद्र मोदी जी दक्षिण भारत में लड़ेंगे। नहीं, रामेश्वरम और कन्याकुमारी ये 2 सीटों पे खबरें हैं। रामेश्वरम लड़ सकते हैं, लड़ने का तो अधिकार है, कोशिश करना चाहिए, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन आमतौर से कोई बड़ा असर नहीं होने वाला। 1-2 सीट कहीं बढ़े या घटे। कर्नाटक में इनका बेस रहा है, पिछले बार भी अच्छी संख्या में सीट मिली, लेकिन इस बार उस संख्या में सीट नहीं मिलेगी, ऐसा हमें लगता है। ऐसा आपको क्यों लगता है सर? क्योंकि ऐसा तो अब देखा जा रहा है कि इस वक्त जो केरल में स्थिति है, आरएसएस के तकरीबन 4,500 यानी कि 4,500 से ज्यादा शाखाएं हैं जो जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की कोशिशों में लगी हुई है। लगातार कोशिशें की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर मजबूत हो। हालांकि भले ही केरल में बहुत फायदा अभी तक ना हुआ हो भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन कोशिशें तो इसकी लगातार हो रही है। हाँ, कोशिश है, ऐसी बात हम भी मानते हैं। आरएसएस की शाखाएं हैं, बीच में झड़प भी होता रहता है वामपंथियों से, लेकिन उससे कोई बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हो जाएगा इसकी उम्मीद कम है। ज्यादा शिक्षित प्रदेश है, लोग देश की, दुनिया की राजनीति समझते हैं। जो आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति है, इसको भी देखा जा सकता है। मतलब बाकी राज्य के लोग नहीं समझते हैं क्या सर? जी, बाकी राज्य के लोग नहीं समझते हैं? नहीं, बाकी राज्यों में भी है। केरल तो 1 नंबर है दुनिया, देश में आप जानते ही हैं। जी जी। शिक्षा की स्थिति 1 नंबर है। अब क्यों नहीं आज तक भाजपा वहाँ जो संघ की जगह बना पाए, वो तो उन लोगों को एक्सप्लेन करना चाहिए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ जी। लेकिन जो समस्याएं हैं मजदूरों की, ठीक है, मैं आ रही कुमार जी। जी सर, कुमार श्रीकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आती हूँ सर। कुमार श्रीकांत जी। शुक्ला जी, माफी के साथ मैं कहना चाहूंगा, फिर आप पूर्व पश्चिम और दक्षिण को बांटने की बात आपने अभी पिछले वाले सेंटेंस में कही। आपने कहा कि वहाँ के लोग ज्यादा शिक्षित हैं, ज्यादा समझदार हैं, यानी कि केरला के लोग पढ़े लिखे हैं और उत्तर प्रदेश, ये जो उत्तर प्रदेश है, इसके लोग अनपढ़ हैं, बिहार वाले मूर्ख हैं, महाराष्ट्र वाले अति मूर्ख हैं, गुजरात वाले बहुत ज्यादा मानसिक दरिद्रता में जीते हैं, उत्तराखंड तो पूछिए मत और हिमाचल बिल्कुल भूल जाइए क्योंकि वो निखंड मूर्ख हैं। ये जो देश को बांटने वाले लाल टापुओं की ये जो सोच है, यानी कि मार्क्सवादियों और कम्युनिस्टों, देश विरोधी चाइना के पिट्ठुओं, गुलामों की ये सोच है जो इस भारतवर्ष, इस अखंड भारत को बार बार बांटने की कोशिश करते हैं। मैं एनके शुक्ला को ये चुनौती देता हूँ कि 1946 में कम्युनिस्टों ने एक के वाजपेयी लेकर आए थे कि इस देश को 38 अलग अलग देशों में तोड़ देना चाहिए। उसका विरोध करते हैं क्या? देखिए ये कम्युनिस्ट, ये लाल टापू दिल्ली में केवल जेएनयू में जाकर पहुंच चुके हैं। ये सुनिए मेरी बात, तमिलनाडु में कोई, अच्छा जवाब तो सुनिए, आप भाषण करके जवाब तो सुनिए। मुझे बताइए, आप पहले जवाब सुनिए, हमारा जवाब सुनिए। के युद्ध के लिए, चाइना के लिए पहले हमारा जवाब, हमारा जवाब सुनिए। अच्छा सुन लेते हैं ना आप, कुमार श्रीकांत जी सुन भी लेते हैं ना, सवाल आपने पूछा आप सुन लेते हैं ना, थोड़ा सा सुनते हैं। जवाब तो सुनिए। ये सॉफ्ट डाइवर्जन है, आप इस देश को बांटने की बात कर रहे हैं। नहीं, आप सुन लेते हैं, आप सुन लेते हैं, क्या जवाब है? अब सुनते हैं। एजेंडा है कि भाजपा दक्षिण भारत में कोशिश कर रही है, क्या होगा? आप कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास पर आ गए, 62-46 में आ गए। अंग्रेजों के पिट्ठू कौन थे यहाँ भारत में? आप उस इतिहास में जाइएगा। एक भी आजादी की लड़ाई में आरएसएस के लोगों ने भाग नहीं किया।
कम्युनिस्ट तो फांसी जिन लोगों पड़े, ने जेल देश के गए, रक्त में लेकिन देश आरएसएस की के शिक्षा लोग में जहर एक घोल भी दिया। आजादी की लड़ाई में नहीं रहे, बल्कि ये प्रस्ताव करते रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब बंगाल में मिनिस्टर थे, अंग्रेजों को लिखते रहे कि इनको पकड़ो, इनको गिरफ्तार करो। उस कहानी में मत जाइए ना। कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास पढ़ना होगा तो दूसरी बात है। अभी जो देश की स्थिति, मैंने ये नहीं कहा कि यहाँ नहीं, देखिए डिबेट को नहीं मोल्ड कर रहे हैं आप लोग, अलग दिशा में लेके जा रहे हैं। नहीं, मुद्दे पे रहिए प्लीज। वो बात नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि देश में एक नंबर केरल शिक्षा में आगे है। हाँ। वो बात अलग है। ये तो आंकड़े बताते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये तो आंकड़े बताते हैं ना। या बाकी लोग अशिक्षित हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि केरल की बात हो रही है सर। एक सेकंड, नहीं ऐसे नहीं। तो ये 1946 चले गए, कुमार श्रीकांत जी, AK शुक्ला साहब, वहाँ जाइएगा तो आपको आरएसएस का इतिहास देखना पड़ेगा कि एक भी आजादी की लड़ाई में आरएसएस के लोग नहीं आए, एक भी नहीं आए। ठीक है, अश्विनी शाही कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड सर, ऐसे नहीं, एक एक करके सबको मौका मिलेगा। एक सेकंड रुक जाइए ना सर, मुद्दे पे रहेंगे। देश की आजादी में कौन था कौन नहीं था उसको छोड़ दीजिए सर, देश की जनता जानती है। ठीक है, ठीक है, अश्विनी शाही जी जल्दी से 10 सेकंड में अपनी बात रखिए। देखिए, शुक्ला जी ने कई बार कहा कि केरल शिक्षित प्रदेश है, मानते हैं, आंकड़े हैं, सही है। हाँ। मगर शुक्ला जी, आप बिहार से आते हैं, यूपी के हिंदी भाषी बेल्ट से हम सभी लोग यहाँ हैं। क्या सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम केरल में नहीं है? शिक्षित प्रदेश का ये हाल है कि सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम केरल में है। तो ऐसी शिक्षा, लानत है ऐसी शिक्षा पर, जहां माँ बाप के प्रति कोई संवेदना नहीं। क्या है शिक्षा? शिक्षा लेकर क्या करेंगे आप? नहीं, अब मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए। नहीं, मुद्दे क्या है, क्या नहीं सर, मुझे बताइए ना सर, केरल में सेंध क्यों नहीं लगा पा रही भारतीय जनता पार्टी? हाँ, बताइए, वही कह रहे हैं, क्यों नहीं लगा पा रही? 82 में आपने मुझे बुलाया है तो मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैं आ रही हूँ प्रखर जी, आ रही हूँ, आपके पास ही आऊंगी नेक्स्ट। सबसे ज्यादा जब हम भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी जब से आई, हम 2 सीट से लेकर आज 303 सीटों तक हैं। तो हमने मेहनत किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया। कांग्रेस जैसी जड़ जमा चुकी पार्टी को हमने उखाड़ फेंकने का काम किया। 2 चुनाव में तो खास करके दिखा। नहीं, केरल की बात मैं कर रही हूँ सर, खास तौर पे केरल की बात करिए, जहां आरएसएस के 4500 शाखाएं हैं, इससे भी ज्यादा शाखाएं हैं। वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपनी जड़ें मजबूत क्यों नहीं कर पाई? हम जड़ें मजबूत कर रहे हैं। ये जो खूनी इतिहास वाले, जो लाल झंडे वाले हैं, वहाँ देखिए कितनी हत्याएं कराते हैं संघ के लोगों की, किस तरीके से बांटते हैं वहाँ जहाँ संघ मजबूत होता है। हम लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और आपको दिखेगा, शुक्ला जी ने खुद माना कि एक विधायक हमारा हुआ था वहाँ। हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसी की। ये कौन कराता है? कौन हत्याएं कराता है? कौन हत्याएं कराता है सर? कम्युनिस्टों का रक्त रंजित इतिहास रहा है और वो कम्युनिस्ट अपने आप को मानता ही नहीं है कि जिसका खूनी इतिहास न रहा हो, और उसी से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जो शाखाएं हैं वो घरों घरों में अपने अभियान को चला रही हैं। और आज नहीं कल आप देखिएगा, मैंने आपको गिनाया कि कितनी नगर पालिका, कितनी नगर पंचायत, कितनी नगर निगम हम तमिलनाडु में जीते हैं। ठीक है, वही हम केरल में भी जल्दी से, आप चिंता मत। ठीक है, ठीक है प्रखर जी। देखिए, अगर बीजेपी प्रवक्ता के हिसाब से इतने लोगों की हत्याएं हो रही हैं तो भैया सरकार में ये है 10 साल से है तो सरकार। अरे लाइन ऑर्डर क्या भाई, लाइन ऑर्डर जो है राज्य सरकार का विषय है। बोलिएगा अश्विनी जी, मैं बोलने नहीं दूंगा आपको, आपने मैं बोलिए। अरे कब कहा, पहले भी तो नहीं बोलने दिया आपने। आप राज्य सरकार का लाइन ऑर्डर राज्य सरकार का विषय है। नेहा जी अगर ऐसी डिबेट करानी, आज अश्विनी जी बोलने नहीं देंगे, भगवा पहन के बैठे हैं आज। अगली डिबेट में बिल्कुल बोलने नहीं दूंगा। चलिए जल्दी से अपनी बात को रखिए। मैं पूरी बात खत्म करूंगा। देखिए, साउथ में बीजेपी है नहीं, कर्नाटका तेलंगाना हार चुकी है पूरी तरीके से, नॉर्थ में पंजाब में है नहीं, बिहार में नीतीश जी इनसे अलग हो चुके हैं, बिहार में इनका कुछ बचा नहीं है। महाराष्ट्र में 2 पार्टियां जो उन्होंने तोड़ दी, मगर असम शिवसेना इनके साथ अब की बार है नहीं। तो जानते हैं कि अब क्या सरकार में नहीं आ रहे हैं किसी तरीके से। 4 राज्यों में चुनाव हुआ, उसमें भी वोट परसेंटेज में कांग्रेस पार्टी से ज्यादा। ठीक है, मैं कह रही हूँ केरल में उनकी दाल नहीं गल रही, तो उत्तर में आपकी भी तो नहीं गल रही। राहुल गांधी क्यों भाग गए? गली गली राहुल गांधी क्यों दक्षिण चले गए? सोचना होगा ना। 2 जगह से चुनाव लड़े थे राहुल जी, एक तो हार गए थे ना सर, अमेठी तो चले गया था आज से। अरे तो अटल बिहारी वाजपेयी भी हैं, बड़े बड़े नेता हारे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी नेता का कद कम हो गया। अरे वो सपा के सरकार तो आपने कम कर दिया, हमने थोड़ी कम किया है, अध्यक्ष पद से हटा दिया था आप लोगों ने।
हमने थोड़ी कम किया है सर, वो तो आप कम कर रहे हैं। आप जब अध्यक्ष थे तो 5 राज्यों में चुनाव जीती थी। 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती थी अध्यक्ष रहते हुए, तो ये ना बताएं। तो फिर इस्तीफा क्यों दिया था? बेरोजगारी चरम पर है। इस्तीफा क्यों दिया था? इस्तीफा क्यों दिया था? इस्तीफा इसलिए दिया, उनका अपना फैसला था, उनको और काम करना था। जिम्मेदारी लेते हुए, हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया था। अगर याद नहीं आया तो फ्लैशबैक में जाके आप देख लीजिए सर। मेरी पूरी बात सुनिए। ऐसा है, कांग्रेस पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है देश में जिसने अपने अध्यक्ष का चुनाव कराया, चुनाव के साथ हुआ। बता दे बीजेपी और विदेश की कोई और पार्टी दक्षिण जाना पड़ा ना सर, दक्षिण जाना पड़ा ना, ठीक है। दक्षिण क्या जाना पड़ा? 2 जगह से चुनाव लड़े। ये दक्षिण नहीं जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी दक्षिण नहीं जा रहे हैं, तो कहते दक्षिण जा रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत है? अगर प्रधानमंत्री वहां से चुनाव लड़ेंगे कोई दिक्कत? हम जब दक्षिण जाकर चुनाव लड़े दिक्कत है, प्रधानमंत्री कर बिल्कुल ठीक है। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, ये मेरा सवाल है, मैं आपसे पूछ रही हूँ। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं आप? जवाब दीजिए ना। अब योजना देखिए, इतना पूरा 10 साल निकलने को आ गया, अभी कहाँ तक अभी योजनाएं ला रहे हैं? इससे पहले क्यों योजनाएं ले आए? अभी एक झूठा आंकड़ा दिया 2000 के कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर से आ गए। 2011 का जो सेंसस है उसमें 22% लोग गरीबी रेखा के नीचे से। नीति आयोग का आंकड़ा है, हमारा नहीं है। नीति आयोग हमारा नहीं है भाई, नीति आयोग का आंकड़ा है। चेयरमैन कौन है? नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है पहले बताओ। अच्छा, तो इसका मतलब जब आप कांग्रेस में थे तो सारे आंकड़े झूठे आपके थे। नीति आयोग का चेयरमैन सारे आंकड़े झूठे थे। चलिए ठीक है, हम उसी रिजर्व बैंक की बात मान लेते हैं। सोना गिरवी किसने रखा? फॉरेक्स रिजर्व कितना कम हो गया था कांग्रेस की सरकार में? क्यों सोना गिरवी किसने रखा भाई? नीति आयोग को छोड़िए ना सर, दक्षिण पे आइए ना, पढ़ के आया करिए, आ जाइए, पढ़ के आया करिए। अरे भाई आप बताइए ना, सोना गिरवी किसने रखा? और यही प्रधानमंत्री मंच से बोले थे, सोना गिरवी किसने रखा? पढ़ के तो आप नहीं आते हैं। नीति आयोग का रिपोर्ट पढ़िए। ठीक है, नीति आयोग का रिपोर्ट पढ़िए प्रभु। नीति आयोग ने क्या अभी आंकड़े जारी किए हैं? नीति आयोग का देख लीजिए कहा। महाराष्ट्र में होम मिनिस्टर बना देते, आप हमसे सवाल पूछे? अरे क्यों नहीं पूछे भाई? कांग्रेसियों से ना पूछे जो देश का भ्रष्टाचारी है इस समय। ठीक है सर, एक एक करके बातों को रखिए ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। प्रखर जी बोल रहे हैं, अश्विनी जी सुनना पड़ेगा। ठीक है प्रखर जी, 10 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए सर। अब नेहा जी, मुझे शिक्षा दी जाएगी। नीति आयोग की रिपोर्ट की बात हम करेंगे तो कहेंगे पढ़ के आइए, तो मैं कहूंगा ना क्यों पढ़ के आए, थोड़ा सा शिक्षा तो ले। ठीक है, अपने मालिकों की तरह ठीक है ना करें भाई, अपने मालिकों की तरह ना करें। चलिए, केरल की आप बात हो रही थी, एक छोटा सा सवाल। नहीं, ऐसे नहीं, प्लीज ऐसे मत करिए। कुमार श्रीकांत जी, केरल भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि हिंदी पार्टी का टैग कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ा रहा है? सनातन, हिंदुत्व, राम मंदिरों पर खुलकर बोलना, हिंदू पर खुलकर बोलना, इसीलिए भी केरल में खास तौर पे मुश्किलें बढ़ा रहा है क्योंकि एक अच्छी खासी आबादी ईसाई धर्म से ताल्लुक रखती है। देखिए, केरल में ईसाई भी बहुत बड़े मात्रा में है, और अगर आप देखिए मुस्लिम बहुत बड़े मात्रा में। हाँ, और बीजेपी पे जो हिंदू पार्टी का ठप्पा लगा हुआ है, कहीं ना कहीं उसका खामियाजा बीजेपी को केरला में उठाना पड़ता है। और केरला में बाकी के जो 48% के आसपास की आबादी हिंदुओं की है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी उनसे कनेक्ट नहीं कर पाती, और उसका खामियाजा लगातार बीजेपी उठाती, इसको कोई दो राय नहीं, आपने सही नब्ज पकड़ी। लेकिन सबसे खास बात है कि बीजेपी उनको एकजुट करने की कोशिश कर रही है। और बीजेपी, और देखिए तमाम राजनीतिक पार्टियों का काम यही है। देखिए, कांग्रेस अलग अलग राज्यों में अपने फुटसोल्जर तैयार कर रही है, बीजेपी भी कर रही है, क्योंकि दोनों राजनीतिक पार्टियां मूंगफली बेचने तो आई नहीं है, चुनाव लड़ने आई हैं। और ये किन प्रकार उन लोगों को अपना 24 के चुनाव में बेहतर काम करके लाना है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, देखिए नरेंद्र मोदी अगर तमिलनाडु जाकर चुनाव लड़ते हैं तो ये पार्टी को बढ़ाना है, दूसरी सीट जीतना है, पहली हारना नहीं है। राहुल गांधी अगर वायनाड जा रहे थे तो उनको शक था कि वो अमेठी हार रहे हैं। आप समझिए, दोनों के निहतार देखिए, और जनता के बीच मैसेज क्या जा रहा है। अमेठी के लोगों के बीच ये मैसेज गया कि राहुल गांधी को इस बात की शंका है कि अमेठी वो हार रहे हैं, इसलिए अमेठी के छोड़कर वो वायनाड जा रहे हैं, इसलिए अमेठी वालों ने उनका भरपूर समर्थन नहीं दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी अगर काशी छोड़कर तमिलनाडु की किसी सीट से चुनाव लड़ते हैं, शिवगंगा से चुनाव लड़ते हैं, या कन्याकुमारी से चुनाव लड़ते हैं, तो इसका मैसेज ये जाता है जनता के बीच कि क्या नरेंद्र मोदी एक पैन इंडिया अपनी इमेज को सुधार रहे हैं। अब मैं सबसे खास और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। देखिए,
जब भी नरेंद्र मोदी पिछले 9 सालों में जितने बार भी साउथ गए हैं, पिछले 1.5 साल को छोड़ दिया जाए तो मोदी गो बैक के ट्विटर पे ट्रेंड चले हैं, सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर इसको ट्रेंड किया गया है और जमीन पर भी मोदी को लेकर लोगों के बीच डाइजेशन क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन पिछले 1 साल में आप देखिए नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से साउथ में अपने आप को अपीयर किया है, अपने आप को एग्जिस्ट किया, अब लोगों के बीच पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं साउथ में वो छवि सुधारने की कोशिश की है, लेकिन उसमें कितना और खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रखर जी, मैं सीधा रुख आपका कर लेती हूँ। देखिए, जिस बात का जिक्र अभी थोड़ी देर पहले कुमार श्रीकांत जी कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी छवि कहीं ना कहीं एक बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 13 जनवरी को प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्री मुरुगल के यहाँ पर पोंगल त्योहार मनाया था, एक अच्छा संदेश देने की कोशिश। 25 दिसंबर को केरल में वो क्रिसमस मनाने जाते हैं। तो यानी कि एक अपनी छवि को सुधारने की कोशिश, या फिर जो एक नैरेटिव सेट कर रखा है लोगों ने या साउथ के लोगों ने, उसको तोड़ने की कोशिश के तौर पर भी इसे देखा जाता है। लोगों से कनेक्ट जिस तरह से प्रधानमंत्री होते हैं, क्या नहीं लगता कि अब साउथ में जिस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं, लगातार दौरे हो रहे हैं, या फिर त्योहारों को उनके साथ सेलिब्रेट करना, ये एक कनेक्शन के तौर पर देखा जा रहा है प्रधानमंत्री की, और इसका फायदा ले सकती है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, प्रधानमंत्री चुना जाता है काम करने के लिए, पोंगल मंगाने के लिए, ये सब ठीक अच्छी चीज है, ये सब एक्स्ट्रा आ जाता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आ जाता है, मगर सरकार बनेगी सर, काम तो तभी होगा ना। अरे भाई, काम का मैं आपको गिना दे रहा हूँ, गिनाने तो दीजिए। अभी तो आपकी सरकार है, आप काम करिए ना। आप बताइए कि वहाँ पे कैसे काम हो रहा है। 2014 तक अगर देश का कर्जा 50 लाख करोड़ था, आज 2.5 लाख करोड़ हो गया। कैसे हो गया? और वो पैसा कहाँ गया? इस समय 29% पेट्रोल और डीजल की कीमत कम होनी चाहिए, वो क्यों अभी तक ज्यादा है? सिलेंडर की कीमत क्यों इतना ज्यादा है? राजस्थान में तो झूठ बोल करके आए थे कि 450 रुपए का देंगे, आज तक नहीं दिया। तो सरकार बन गई है, मंत्रालय भी आ गया, सब कुछ। राजस्थान पे मत आइए ना सर, मैं भी साउथ की बात कर रही हूँ। देखिए, फिर आप लोग मुद्दे से हट जाते हैं। अरे क्या नहीं, आप जनता मुद्दों पर अगर वोट नहीं देगी, किस पर वोट देगी? मुद्दों पे वोट ऑफ कोर्स मिलेंगे, मुद्दों पे ही बात होगी। लेकिन आपसे जब मुद्दे पे बात पूछी जा रही है तो आप राजस्थान पहुंच जाते हैं, मध्य प्रदेश पहुंच जाते हैं, उत्तर प्रदेश पहुंच जाते हैं। नहीं, बात करिए ना, दक्षिण पे बात करिए ना सर। लोकसभा का चुनाव पूरे देश का चुनाव नहीं, तो साउथ में मुद्दे नहीं पूछे जाएंगे? साउथ का आदमी नहीं पूछेगा कि राजस्थान में तो 450 का सिलेंडर बोल के आए, हमको क्यों नहीं दे रहे? वो पूछेगा ना, बेरोजगारी हमारे देश का 25%। तो राजस्थान की जनता ने पूछा ना, राजस्थान की जनता ने जवाब दिया ना सर। चाहे आपको मिला, चाहे बीजेपी को मिला, सबके सामने आया ना। मध्य प्रदेश की जनता ने जवाब दिया ना, छत्तीसगढ़ की जनता ने जवाब दिया ना सर, सबने दिया ना। वोट परसेंटेज में भी इन 4 राज्यों में उनसे ज्यादा है। पहली चीज, तेलंगाना को मिला के ना सर, तेलंगाना को मिला के नहीं, उधर मत जाइए ना सर। अरे भाई, वो लंबा डिबेट हो जाएगा, मुझे वहां नहीं जाना है ना सर। दक्षिण पे रहिए, आप बताइए। दक्षिण पे तेलंगाना में बीजेपी नहीं है, बेंगलोर में, कर्नाटका में बीजेपी नहीं है, साउथ में बीजेपी कहीं है नहीं, नॉर्थ में पंजाब में जा चुकी है, पंजाब में कहीं है नहीं, अकाली उनके साथ नहीं है, तमिलनाडु में उनके अलायंस खत्म हो चुकी है सर। कहाँ पे कांग्रेस है ये टेंशन नहीं है, ये बीजेपी कहाँ से गायब है ये टेंशन आप लोगों को ज्यादा है। भाई, चुनाव पूरे देश का है ना, पूरे देश से चुनाव लेंगे कि नहीं? हम जहाँ पर हैं वहाँ पर, वहाँ पे तो बताइए ना कि मध्य प्रदेश में आप नहीं आ पाए, राजस्थान में आप नहीं आ पाए, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार गोल हो गई। नहीं बात करनी ना मुझे वहाँ की सर। वोट परसेंटेज पर बात करेंगे तो हमारी फिर वोट परसेंटेज पे आ गए आप। 3 हिंदी भाषी राज्य की वोट परसेंटेज पे बात करिए ना। तो वोट परसेंटेज नहीं होता क्या? क्या बात कर रही है? नहीं, वोट परसेंटेज पे बात करिए ना। फिर तेलंगाना को क्यों मिलाते हैं आप? ठीक है, वहाँ आपकी सरकार बन गई, नहीं आना ना सर, मेरे पास वक्त की कमी है ना सर। देखिए, आप मुझसे उलझे जा रहे हैं, मत उलझिए, उलझने का वक्त नहीं है। अरे आपके हिसाब से आंकड़े थोड़ी बनेंगे, जो मेरे हिसाब से मत बनिए। आंकड़ों पे तो आंकड़े बनेंगे ना, आंकड़ों पे तो बात करेंगे ना। आप पूछ लीजिए, आज बोला ना 25 करोड़ लोग दक्षिण की बात करिए सर। अरे आज बोला ना प्रधानमंत्री ने 25 करोड़ लोग आ गए। 2011 का सेंसस है, उसके हिसाब से 22% लोग, मतलब कि टोटल लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। तो मतलब कि क्या देश से कोई गरीबी रेखा के नीचे बचा ही नहीं इस आंकड़े के हिसाब से? झूठा आंकड़ा दे रहे हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री से पहले भी मंच से अजीत पवार के लिए बोले थे भ्रष्टाचारी, उसको होम मिनिस्टर झूठ बोलते हैं अश्विनी जी प्रधानमंत्री। देखिए, सीधे सीधे झूठों को झूठ ही लगेगा, झूठों को झूठ ही लगेगा। देखिए, हिंदुस्तान में नेहाजी कांग्रेस की सरकार होती है, उन पर क्यों होम मिनिस्टर बनाया? नॉर्थ ईस्ट में इन लोगों ने कुछ नहीं किया। जब हमारी सरकार आई तो हम लोगों ने उधर भी किया, और वहाँ की जनता ने देखा कि हम मुद्दों पर गए, वहाँ पर मुद्दों पर हमारा साथ दिया। अब हम दक्षिण की तरफ भी हमारा रुख है। आप सेंगोल को मत भूलिए,
आप काशी तमिल संगमम को मत भूलिए, जो अभी कह रहा है कि पोंगल मनाने के लिए, अरे भाई नहीं, हांगकांग वो बैंकॉक जाने के लिए लोग नेता बने हैं, पोंगल मनाने के लिए नहीं बने, अपने लोगों को कनेक्ट करने के लिए नहीं बने हैं। आपके नेता थाईलैंड जाने के लिए बने हैं, रोम जाने के लिए बने हैं, ये रोम वाले हैं, उसमें मत जाइए। हिंदुस्तान के लोगों के साथ अगर कोई त्योहार मना रहा है तो कांग्रेस को ये दिक्कत है कि पोंगल मनाने के लिए थोड़े बने हैं। इंग्लैंड वाले हैं, अंग्रेज चले गए, आप लोग को छोड़ गए। अच्छी बात है, अच्छी बात है, अंग्रेज कोई चले गए, दिक्कत नहीं है। आप लोग देश का भला आप लोगों ने कितना किया वो देश ने देखा, वही नॉर्थ ईस्ट में देखा, वही हम इसमें जो है दक्षिण के राज्यों में देखा। आजादी की लड़ाई में योगदान नहीं, सिर्फ हिंदू आजादी की लड़ाई में नाभा जेल से निकलने के लिए जवाहरलाल नेहरू जी ने माफी चिट्ठी की क्यों मांगी थी भाई? चिट्ठी लिख के मांगा था अंग्रेजों से नाभा जेल से निकलने के लिए, पढ़िए जाकर, कोई भी जाकर पढ़ सकता है। अंग्रेजों के और सुनिए, इतने करोड़पति बनते हैं ना, वो किसके में लड़ते थे? हमारे पास जो हिंदुस्तान ये नेहरू जी किसका मुकदमा लड़ते थे? अंग्रेजों के। तो अंग्रेजों के सिक्खू नेहरू खानदान है, सरकार मुकदमा लड़ता था अंग्रेजों का। हमारे पास कुछ चीज देने के पैसे नहीं थे, हिंदुस्तान एक गरीब देश था। सर ऐसा लगता है आप लोगों को देखकर कि जितना सोच के आए हैं आपको बोलना है उतना आपको बोलना है, चाहे कोई रोके चाहे कोई टोके, लेकिन आप लोग बोलते रहेंगे। नहीं ऐसे मत करिए ना सर, हमें भी सुना करिए, हम भी सवाल पूछने के लिए आप लोगों से। ज्यादा हो गया विदेशी कर्ज देश पर, मैं शुक्ला जी कर्जे पर मैं एक लाइन बोल देता हूँ, कांग्रेस ने सवाल किया था, कर्जे पर बोल देता हूँ, कर्जे पर बोल देता हूँ। शुक्ला जी, अगर 100% की बात करते हैं तो जापान के पास 200% है, 130% अमेरिका के पास है। जापान का शुक्ला जी आप लोग क्या करेंगे? ऐसा करेंगे तो आज इंफ्रास्ट्रक्चर में हम एक नंबर जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट में, मोबाइल में 2 नंबर में, ऑटोमोबाइल में 2 नंबर है, मोबाइल में 2 नंबर है। ठीक है चलिए ठीक है, वार्निंग भी है, वार्निंग नहीं दी है 100%। शुक्ला जी आप तो कुछ उम्र दराज है, कुछ आपको चाहे मुद्दे पे कितना खींच के ले आए सर, लेकिन आप लोगों को वही बोलना है जो आप सोच के आते हैं। ये तो मैं देख चुकी हूँ कि मैं बार बार कह रही हूँ दक्षिण की बात करिए, लेकिन नहीं, वो बात उत्तर प्रदेश की होगी, मध्य प्रदेश की होगी, छत्तीसगढ़ की होगी, राजस्थान की होगी, लेकिन दक्षिण की बात नहीं होगी सर। चलिए मेरे पास वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा, रोक रही हूँ अश्विनी जी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।